हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संकल्प ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी क्लास में आज का टॉपिक है भारतीय अपवाह तंत्र। फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र के बारे में जानने से पहले, भारतीय अपवाह तंत्र के विषय में जानने से पहले हम लोग पहले अपवाह तंत्र, अपवाह बेसिन और अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। एक्चुअल फ्रेंड, होता क्या है कि जैसे अपवाह तंत्र के बारे में अगर बात होती है तो नदियों के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। जैसे अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं, अपवाह तंत्र की अगर डेफिनेशन है इसको समझें तो कैसे समझेंगे। अपवाह तंत्र जैसे कोई मुख्य नदी या उसकी सहायक नदी, मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस क्षेत्र का जल ले जाया जाता है और कहाँ गिरा दिया जाता है, समुद्र या झील में, तो उसको क्या बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। ओके, फिर इसके बाद आएगा अपवाह बेसिन या द्रोणी। ये भी जैसे कई बार आता है कि जैसे गंगा रिवर का बेसिन या ब्रह्मपुत्र बेसिन, इस तरीके से पूछा जाता है। बेसिन क्या है, किसी नदी के द्वारा जिस क्षेत्र का द्वारा किसी क्षेत्र विशेष का जल ला करके समुद्र में गिराया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे नदी का बेसिन बोलते हैं। ओके, जैसे किसी नदी के द्वारा किसी क्षेत्र का जल ला करके समुद्र में गिराया जाता है उसे नदी बेसिन कहते हैं, ठीक है। दो नदी बेसिनों को अलग करने के लिए क्या होता है, उच्च भूमि रहती है जो दो नदी बेसिनों को अलग करती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई उच्च भूमि ऐसे है तो इधर की सारी नदी पानी किधर जाएगा, ये वाली नदी में, और ये इधर वाली नदी में। ओके, जो उच्च भूमि होती है वो डिवाइडर का काम करती है, पानी के डिवाइडर का, मतलब वाटर डिवाइडर का काम कौन करती है, उच्च भूमि, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपवाह प्रतिरूप, अपवाह पैटर्न, इसको ड्रेनेज पैटर्न भी बोलेंगे। ओके, चूंकि ये किस पर डिपेंड करता है, वहाँ की जलवायु, धरातल पर, और वहाँ पर जो धरातल में जो चट्टानें पाई जाती हैं उस पर डिपेंड करता है अपवाह प्रतिरूप। ओके, जो नदियों की ज्यामितीय व्यवस्था होती है, जो नदियाँ रहती हैं जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था रहती है उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे उसको ही बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। ओके, चूंकि भारत में धरातलीय उच्चावच में विषमताएं देखने को मिलती हैं, इसलिए अपवाह प्रतिरूप में भी अंतर देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं भारत में। ओके फ्रेंड्स, जैसे पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और समानांतर, ये तीनों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, बाकी के मैं आपको नाम बता दूंगी। एक्चुअल फ्रेंड, क्या हुआ है कि जो अपवाह प्रतिरूप हैं उनमें से अपवाह प्रतिरूप में से जो तीन मैंने लिए हैं इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, बाकी मैं इनको आपको नाम लेकर के बता दूंगी आपको, ठीक है। जैसे पूर्ववर्ती या पूर्वानुवर्ती, पूर्ववर्ती या पूर्वानुवर्ती एक ही बात है। ओके फ्रेंड्स, पूर्ववर्ती या पूर्वानुवर्ती, ऐसी नदियाँ पूर्ववर्ती, इन्हीं को अगर पूर्ववर्ती अपवाह पैटर्न में जो नदियों के एग्जाम्पल दी जाएंगे वही नदियाँ वो कहलाएंगी उसी प्रकार की। जैसे पूर्ववर्ती नदियों के एग्जाम्पल तो वो पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाएंगी। ओके, जैसे पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी नदियाँ होती हैं कि अगर रास्ते में उनके में कितना भी उठाव आ जाए, कोई पहाड़ पर्वत खड़ा हो जाए, पर वो अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, वो उसी रास्ते पर बहती हैं जिस रास्ते पर वो पहले बहती आई हैं। वो चाहे उसके लिए फिर उस पर्वत या पठार को काटना शुरू कर देती हैं। ओके, तो ऐसी नदियाँ क्या कहलाती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती या पूर्वानुवर्ती नदियाँ। ऐसी नदियों का एग्जाम्पल क्या रहेगा, सतलज नदी रहेगी, सिंधु नदी रहेगी, ब्रह्मपुत्र नदी रहेगी। ऐसी नदियाँ क्या गार्ज का निर्माण करती हैं। ओके, गार्ज का बनाती हैं। ओके, ये हो गया पूर्ववर्ती या पूर्वानुवर्ती नदियाँ। अब आता है अनुवर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती नदियाँ क्या है कि कोई ढाल आ गया, खड़ा चीज़ हो गई, मतलब जैसे पर्वत उभर के आ गए, जैसे हिमालय बना, तो ये सतलज और सिंधु नदियों ने गार्ज का निर्माण किया, इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते से निकली, इन्होंने इन पर्वतों का अपरदन करना शुरू कर दिया था। पर जो पूर्वानुवर्ती नदियाँ, जो अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, अनुवर्ती नदी कैसी होती हैं, वो क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदियाँ ढाल के अनुरूप बहती हैं। अनुवर्ती नदियाँ कैसी, ढाल के अनुरूप बहती हैं। जैसे अनुवर्ती नदियाँ ढाल के अनुरूप बहती हैं, जैसे जिस तरीके का भूमि का ढाल रहेगा वह उसी तरीके से बहेंगी। जैसे क्या कहते हैं, कौन सी नदियाँ कहलाएंगी अनुवर्ती नदियों में, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ हैं सारी, वो कैसी हैं, अनुवर्ती नदियाँ, ढाल के अनुरूप बह रही हैं, ठीक है।
और ऐसे ही अगर मैदानी क्षेत्रों में देखा जाए तो गंगा नदी भी अनुवर्ती नदी का ही एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है। मतलब देखा जाए तो एक अनुवर्ती नदी की तरह ही विसर्प बनाते हुए चलती है और ढाल का अनुसरण करती है। ओके, अब आती है समानांतर नदियाँ। अब अनुवर्ती नदियाँ, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था अनुवर्ती नदियों का, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ओके, ये अनुवर्ती नदियों के एग्जाम्पल थे। अभी मैंने पूर्वानुवर्ती नदियाँ बताई थी या पूर्ववर्ती नदियाँ बताई थी तो उनका एग्जाम्पल क्या था? पूर्ववर्ती नदियों का सतलज था, सिंधु था, ओके, ब्रह्मपुत्र। ये सारी नदियाँ कैसी हैं? तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, अपना रास्ता नहीं बदल रही हैं, चाहे पर्वत कितना भी ऊंचा खड़ा हो जाए वो अपना पर्दन करके अपने रास्ते से ही निकल रही हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। समानांतर नदियाँ कैसी नदियाँ होती हैं? समानांतर नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो समानांतर, एक दूसरे से समानांतर बहती हैं और अरब मतलब सागर में जाकर के अपना जल गिरा देती हैं। ऐसी नदियों का एग्जाम्पल कहाँ पर है? समानांतर नदियों के जो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं वो सारा अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में, एक दूसरे के समानांतर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। और समानांतर नदियों का जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें तो क्या है? गोवा की कौन कौन सी नदियाँ? गोवा की जुआरी, चपोरा, मांडवी। ये कैसी नदी है? ये गोवा की जुआरी, चपोरा, मांडवी, ये समानांतर नदी का उदाहरण है जो गोवा में पश्चिमी घाट से निकलती हैं और जाकर कहाँ गिर जाएंगी? अरब सागर में गिर जाती हैं। इसी तरीके से कर्नाटक में अगर देखें तो कर्नाटक में कौन सी समानांतर नदी का एग्जाम्पल रहेगा? शरावती, नेत्रवती, गंगावती। ओके, शरावती, नेत्रवती, गंगावती एक ऐसी नदियों के उदाहरण हैं, समानांतर नदियों के उदाहरण हैं। ओके, अब जैसे इसमें देखें कि शरावती नदी के नाम से आपको याद आ गया, वह कर्नाटक से निकलती है। इस नदी पर ही अपने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? जोग जलप्रपात। ओके, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में, शरावती नदी पर। ये नदी क्या है? ये भी कर्नाटक में समानांतर रूप से बहती है और पश्चिमी घाट से निकलती है, कहाँ जाकर अपना अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। ओके, इसके बाद अगर केरल की देखें, केरल में भी समानांतर नदियों के एग्जाम्पल हैं। केरल में कौन सी नदियाँ आएंगी? पेरियार, पेम्बा, पेनानी है शायद, ना, पेनानी। ये नदियाँ पेम्बा, पेरियार, ये नदियाँ कहाँ पर गिराती हैं अपना जल? अरब सागर में गिरा देती हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, समानांतर। ये तो ड्रेनेज पैटर्न था, मतलब ड्रेनेज पैटर्न का मतलब प्रकार हैं, ये टाइप्स हैं, ये 2, 3 मतलब ऐसे कई टाइप्स हैं, कम से कम 11-12 टाइप का मतलब पैटर्न है जो नदियों के प्रवाह प्रतिरूप को दर्शाते हैं। ओके, जैसे आयताकार है, बलयाकार है, अरी है, कटकी है, वृक्षाकार है, और जैसे अंतस्थलीय है और मालाकार है। इस तरीके के कई प्रकार हैं, पर उनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमने 2-3 प्रकार को ही समझा है जिनसे क्वेश्चंस आए हैं और आगे आने की भी संभावना है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि नदियों का ये अपवाह तंत्र, अपवाह बेसिन, अपवाह द्रोणी, अपवाह तंत्र, अपवाह बेसिन, अपवाह प्रतिरूप, इन तीनों को हमने समझ लिया। इसके बाद हम आते हैं कि नदियों का जो ये वर्गीकरण है वो किस आधार पर होता है, कि जैसे नदियों का वर्गीकरण भारत में किस आधार पर किया गया है। तो देखिए, भारत में नदियों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। जैसे अगर नदियों की जो जल गिराती हैं अपना, जब नदियां बहा करके प्रवाह के साथ अपने साथ जल लेकर जाती हैं तो वो जल कहाँ गिराती हैं, उस आधार पर भी नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। जल विसर्जन के आधार पर, जल जहाँ गिराएंगी, जल विसर्जन के आधार पर नदियों को, जैसे जल विसर्जन के आधार पर। ठीक है, यहाँ आएगा।
जल विसर्जन के आधार पर। जल जहाँ गिराती हैं अपना ये नदियाँ, उस आधार पर भी अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। चूँकि भारत में नदियाँ दो जगह अपना जल गिराती हैं, आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाऊंगी, आपको बिल्कुल समझाऊंगी, जो कहीं भी आपका एक भी पॉइंट इधर उधर ना हो पाए। ओके, जैसे आप देखते होंगे कि नदियाँ या तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं या अरब सागर में गिरा देती हैं, तो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का और ये अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र और अरब सागर का नदी तंत्र, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ओके, जल विसर्जन के आधार पर, जल गिराने के आधार पर, ठीक है, मिलती हैं, जल को कहाँ ले जाती हैं, उस आधार पर। दूसरा है नदी बेसिन के आधार पर। पहला ये हो गया, दूसरा नदी बेसिन के आधार पर। अब नदी बेसिन के आधार पर कि जैसे नदियों का बेसिन है उसके आधार पर इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। जैसे बेसिन का जो आकार है उसके आधार पर बृहद, पहला क्या जाएगा इसका, नदी बेसिन के आधार पर पहला क्या हो जाएगा, बृहद। नदी बेसिन के आधार पर हो जाएगा बृहद या बड़ा। ठीक है, बृहद या बड़ा। नदी बेसिन, बृहद या बड़े आकार के नदी बेसिन। इसमें क्या आता है, जो 20,000 से अधिक 20,000 किलोमीटर से, वर्ग किलोमीटर से अधिक का जो प्रवाह क्षेत्र रखती हैं वो नदियों को शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरे प्रकार में कौन सी नदियाँ आएंगी, 20,000 से अधिक प्रवाह क्षेत्र रखती हैं वो इसमें नदियां आती हैं। ठीक है, और जो नदियां 20,000 से अधिक रखती हैं वो कितनी हैं, भारत में 14 नदियां हैं। ठीक है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये नदियां 20,000। तो एक प्रकार तो ये हो गया, कौन सा, नदी बेसिन के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, फिर दूसरा है लघु या मध्यम, लघु या मध्यम नदी बेसिन। ठीक है, इसमें कौन से नदी बेसिन आएंगे, जो 20,000 से लेकर के 2,000 वर्ग किलोमीटर तक, जो कितना, 20,000 से लेकर के 2,000 वर्ग किलोमीटर तक अपना अपवाह क्षेत्र रखती हैं या नदी बेसिन रखती हैं, ऐसी नदियों को शामिल किया गया है। ठीक है, 20,000 से 2,000 तक वर्ग किलोमीटर तक रखने वाले क्षेत्र को। ठीक है, वर्ग किलोमीटर भी लिख देते हैं अपन। फिर तीसरा आता है अपना, फ्रेंड्स सॉरी डस्टर काम नहीं कर रहा ढंग से, लघु, लघु नदी बेसिन। इसमें कौन सी आएंगी, जो 2,000 से भी वर्ग किलोमीटर से भी कम का, किलोमीटर से भी कम अपवाह क्षेत्र, बेसिन का आकार रहता है 2,000 वर्ग किलोमीटर, 2,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम रहता है, वह नदी इसमें शामिल की गई है। ओके, लघु नदी बेसिन। अब इसके बाद हमारा आता है कि नदी बेसिनों के, मैंने आपको समझा दिया। फिर इसके अलावा भी एक प्रकार और है जो कि सर्वमान्य है, उसी का हम फॉलो करेंगे। जैसे एक आता है उत्पत्ति के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने जल विसर्जन के आधार पर बताया था, नदी बेसिन के आधार पर बताया था, तीसरा आएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, तीसरा प्रकार है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। ये कैसा है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए प्रकार हो गया, ए बी प्रकार हो गया। ओके, ये ही सर्वमान्य है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना और इसको ध्यान रखना है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर कैसे रहेगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को उत्पत्ति के आधार पर भारतीय नदी तंत्र को उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला, जो हिमालय से निकलने वाला नदी तंत्र है उसको बोलेंगे हिमालयी नदी तंत्र। ओके, और दूसरा है जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकलती हैं उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ओके, ये दो भागों में डिवाइड किया गया, यही आगे आपको काम आना है क्योंकि इसी को अपन को फॉलो करना है। बाकी मैंने जो समझाया एक आधार था जो समझना बहुत ज़रूरी था अपने को, कभी कभी उसमें से भी डिटेलिंग में पूछ ले जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका आजू बाजू का भी नॉलेज हमको थोड़ा सा होना चाहिए ना कि, ठीक है। अब जैसे हिमालयी नदी तंत्र को हम पढ़ते हैं तो हिमालय नदी तंत्र में कौन सी नदियाँ आएंगी, जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। और हिमालय नदी तंत्र में 3 नदियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र, ये तीनों महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं हिमालय में, ठीक है। अब जैसे हिमालय नदियों की थोड़ी सी विशेषताएं बात करें तो कैसी होंगी हिमालय नदियाँ। हिमालय नदियाँ 12मासी होंगी क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं और वर्षा का जल भी प्राप्त करती हैं, तो ये 12 महीने इनमें पानी का फ्लो अच्छा रहता है। और हिमालय नदियाँ चूँकि नई हैं, बनस्पत किसके, प्रायद्वीपीय नदियों के। प्रायद्वीपीय नदियाँ पुरानी हैं क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ओके, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, तो ये पुराना है। हिमालय का उत्पत्ति तो अभी हुई है, मतलब इसके बाद में हुई है, तो ये नदियाँ कैसी हैं, नई हैं। ये युवावस्था में है नदियाँ, चूँकि युवावस्था में है, साल भर पानी रहता है, ग्लेशियर से निकल रही हैं, तो ये क्या करती हैं, पर्वतों को काटती हैं। अपर्दन में होता है, अपर्दन होने के कारण, पर्वतों को काटने के कारण इसमें क्या होता है, गार्जेस बनते हैं, गार्ज बन जाते हैं, गहरी गहरी यू आकार की, भी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, रैपिड्स बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं, और प्राय जो छतरीनुमा चबूतरे जैसी आकृति होती है नदियों में अंदर बीच में, वो भी बनाती हैं, क्षिप्रिकाएँ बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं। ओके, इस तरीके की संरचनाओं का निर्माण किस प्रकार की नदियों में होगा, जो हिमालय से निकलती हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस करके मैदानी क्षेत्र में आती हैं। ऐसी संरचनाएं किन नदियों में पाई जाएगी, हिमालय क्षेत्र की नदियों में, ठीक है। फिर जैसे हिमालय क्षेत्र की नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो क्या करती हैं ये, फिर ये विसर्पण करना शुरू कर देती हैं। तो विसर्पण करेंगी तो किस प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, एक तो विसर्पण करके विसर्प बनाएंगी, दूसरा गोखुर झीलें भी बनेंगी, तीसरा ये डेल्टा का भी निर्माण करेंगी जहाँ पर ये गिरती हैं विसर्जन करके, मतलब जहाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ पर ये डेल्टा का भी निर्माण करेंगी। ओके, अब विसर्पण क्या होता है ये भी हमें थोड़ा सा, विसर्प किसको बोलते हैं और गोखुर झीलें कैसे बनती हैं ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। जैसे कोई नदी है, देखिए ऐसे ऐसे बह आ रही है बहकर, तो ये विसर्पण कहलाता है। ओके, विसर्प का निर्माण कर रही है। पर कभी कभी क्या होता है, नदी अपना रास्ता इस तरीके से कर ले तो ये गोखुर प्रकार की झीलें बन जाती हैं। ये गोखुर झीलें बोलते हैं इसको, गोखुर झील। ओके, और ये क्या कहलाता है, ये कि यहाँ से यहाँ तक ये विसर्पण है ना, विसर्प। ओके, और ये जैसे ही बंगाल की खाड़ी में सपोज गंगा गिरती है तो क्या करती हैं, कई धाराओं में बट जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके, कई धाराओं में बटकर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये वाली नदियों का मैंने आपको हिमालय नदियों के बारे में समझा दिया। पर हिमालय नदी तंत्र का विकास कैसे हुआ, इस पर भी कई विद्वानों के, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत अपने अपने मत प्रकट किए। जो सर्वमान्य मत है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे पहले क्या माना गया था, विद्वानों का मानना था कि जो ये हिमालय है असम से लेकर के कहाँ तक, असम से लेकर के पंजाब तक। ओके, कि एक नदी बह रही थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार की नदियाँ नहीं थी, एक ही नदी थी, ऐसा मानते हैं विद्वान बहुत मतलब सालों पहले। तो जब ये एक ही नदी थी तो ये कैसे बह रही थी, ये
अनुदैर्घ्य रूप से बह रही थी। कैसे? हिमालय के, कहाँ से लेकर के? असम से लेकर के, मतलब यहाँ से पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ। ओके, अब ये नदी जा करके कहाँ अपना जल गिराती थी? ये जा करके अपना जल गिराती थी, ये सिंध से होकर के यहाँ पाकिस्तान में अरब सागर में अपना जल गिराती थी। ओके, इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? ये जो नदी थी इसको किस नाम से जाना जाता था? इस नदी को कहते थे इंडो ब्रह्म नदी। ओके, इंडो ब्रह्म नदी। इंडो ब्रह्म नदी। ओके, इंडो ब्रह्म नदी थी। तो ये अपना जल तो अरब सागर में गिरा रही थी, पर ऐसा क्या हुआ कि 3 धाराओं में बट गई। चूंकि फ्रेंड्स मायोसीन कल्प में क्या हुआ था कि ये दिल्ली रिज, जिसको क्या बोलते हैं, पोतवार का पठार, दिल्ली में दिल्ली रिज के उत्थान हुआ। उत्थान होने से क्या हुआ? सिंधु नदी का जल इधर हो गया और जो गंगा नदी तंत्र था वो डिवाइड हो गया उससे। ठीक है, दोनों के बीच में उसने वाटर डिवाइडर का काम कर दिया। किसने? दिल्ली रिज या पोतवार के पठार ने। ओके, दिल्ली रिज लिख लीजिए, आप नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए। दिल्ली रिज या पोतवार का पठार जो दिल्ली में उठा, उसने क्या करा, ये गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र का जल डिवाइड हो गया। अब सिंधु अपना जल कहाँ गिरा रही है? अरब सागर में गिरा रही है, पर गंगा नदी तंत्र ने अपना जल को किधर लाना शुरू कर दिया? बंगाल की खाड़ी में। फिर क्या हुआ? इसी बीच में क्या हो गया कि जो ये राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार, राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच में जो मालदा गैप है, मालदा गैप का अवतलन हो गया, नीचे धंस गया। तो क्या हुआ? यहाँ ढाल हो गया। अब चूंकि ढाल होगा, पानी का बहाव उधर ही होगा, तो इसने क्या करा, ये गंगा नदी तंत्र का ढाल के अनुसार कहाँ आ गई है? बांग्लादेश में प्रवेश करके ये गिरने लगी, क्योंकि गैपिंग जमीन धंस गई थी, नीचा हो गया था। जहाँ ढलान होगी वहाँ पानी आता है। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र का जल भी इधर आने लग गया बंगाल की खाड़ी में। और चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी थी, उसने भी अपनी दिशा बदल ली, इधर को जाना था तो वो भी अपना परिवर्तन करके कहाँ से कैसे आ गई? ऐसे आ गई। ठीक है, और ये गंगा नदी कैसे आ गई? ये ऐसे आ गई। ओके, तो इन लोगों ने इन नदियों ने कहाँ कर दिया अपना जल का विसर्जन? बंगाल की खाड़ी में। और 3 नदी तंत्र ही महत्वपूर्ण रूप से रह गए, महत्वपूर्ण हैं, जो कि भारत में अभी हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र अरब सागर में अपना जल गिराती है, गंगा नदी तंत्र अपना बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ये नदी तंत्र थे, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। ओके, अब इसके आगे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम एक एक करके नदियों के बारे में जानेंगे। जैसे हिमालयी नदी तंत्र को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, सिंधु नदी तंत्र के बाद हम गंगा और ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों यहाँ से निकलेंगे, तो इसको आगे हम समझेंगे। आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको वापस से देख लीजिएगा, इस वीडियो को, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।